हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित और आज का जो वीडियो है वो कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि आज मैं रिएक्ट करने जा रहा हूँ ध्रुव राठी के वीडियो के ऊपर जो उसने धुरंधर के लिए बनाया, रियलिटी ऑफ धुरंधर फिल्म। क्योंकि काफ़ी लोग बात कर रहे थे, मैं कहा चल यार मैं भी देखूँ कि ऐसा क्या बना दिया। तब देखा जाए यार, अभी तक वैसे देखा नहीं है, लेकिन अब साथ के साथ देखते और रिएक्ट करते हैं। कुछ अगर लगेगा रिएक्शन लाइक तो उस पर रिएक्ट कर देंगे, नहीं तो देख के छोड़ देंगे। चलिए फिर एक स्टार्ट करते हैं। रेडी, 1 2। नमस्कार दोस्तों, इमेजिन करो मैं एक फिल्म बनाता हूं। एक फिल्म जिसमें हमारा मेन किरदार है एक स्पाई, एक जासूस जिसे भेजा जाता है पाकिस्तान में आतंकवादियों के नेटवर्क्स को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। ये एक बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन है जिसे हम नाम दे देते हैं ऑपरेशन भवंडर। इस फिल्म में आगे आप देखते हो कि कैसे हमारा जासूस बड़ी मेहनत से काम कर रहा है। ढेर सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स वो अपने बॉस और रॉ के चीफ को भेजता है। एक दिन ऐसा ही एक इंटेलिजेंस इनपुट 2018 के समय में उसे पता चलता है। वो अपने बॉस को बताता है, सर 2019 के अर्ली में कहीं ना कहीं एक बड़ा धमाका होने वाला है। उसके बॉस उसे बोलते हैं जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो, समय नजदीक आ रहा होता है। कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट्स आते हैं और हमारा जासूस ऑलमोस्ट पकड़ा जाता है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो फाइनली सक्सेसफुल रहता है। एक दिन वो अपने बॉस को फोन करके कहता है, सर पता लग गया, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक आर्मी की कॉन्वॉय गुजरेगी, उसे ये आतंकवादी निशाना बना रहे हैं। बॉस जासूस का धन्यवाद करते हैं और तुरंत जाकर प्रधानमंत्री के ऑफिस में ये इंफॉर्मेशन देते हैं। सीधा प्रधानमंत्री से कहते हैं 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स आए हैं सर, हमें इस कॉन्वॉय को बाय रोड नहीं भेजना चाहिए, आतंकवादी हमला होने का चांस बहुत ज्यादा हाई है। यहां पर हमें प्रधानमंत्री के चेहरे की एक झलक देखने को मिलती है, सफेद दाढ़ी, और फिल्म में उन्हें नाम दिया गया है मिस्टर सुरेंद्र गोभी। हमारे जासूस और उनके बॉस को लगता है कि उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया, लेकिन 14 फरवरी 2019 फिल्म में यहां पर एक पूरा रेड स्क्रीन आ जाता है। फिल्म में यहां पर आपको पुलवामा हमले की असली फुटेज देखने को मिलती है। हालांकि ये फिक्शनल मूवी है, लेकिन फिल्म में हम इस पॉइंट पर असली फुटेज दिखाते हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी इस हमले की खबर सुनकर नारे लगाने लगते हैं खुशी के मारे, और हमारा जासूस जो उनके बीच बैठा था वो चौंक जाता है देखकर, उसका दिल सही में दहल जाता है। पूरी भवंडर अपनी एआई जनरेटेड मूवी बना रखी है सर। उसके चेहरे में कहीं ना कहीं एक डर की झलक देखने को मिलती है, लेकिन आतंकवादी इतनी खुशी मना रहे थे कि वो ये तो बिल्कुल सेम लग रहा है। अगली बार जैसे ही इसे मौका मिलता है, ये अपने बॉस को फोन मिलाता है, जवाब मांगता है, आखिर हुआ क्या, मैंने इतने सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स दिए फिर भी यह हमला कैसे हो गया। बॉस के पास कोई जवाब नहीं था। वो कहते हैं शायद हिंदुस्तानियों के सबसे बड़े दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार में ही कोई गद्दार बैठा है, जिसकी वजह से हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए। जासूस को कहा जाता है कि वो अपनी कोशिश जारी रखे। फिल्म में एक सैड सॉन्ग आता है, और जब क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है हमारी ये फिल्म, तो एक बड़ा ही शॉकिंग ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है। आतंकवादियों के अड्डे की अलमारियां सर्च करते वक्त हमारे जासूस के हाथ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लगती है, और जब वो इसे सुनता है तो उसे यकीन नहीं होता अपने कानों पर। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में हमारे प्रधानमंत्री गोभी जी की आवाज थी, और दूसरी तरफ बात कर रहे थे आईएसआई के हेड। गोभी जी कहते हैं, कुछ लोग मरेंगे मरने दो, कुछ गाड़ियां जलेंगी जलने दो, लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले अगर यह हमला होगा तो मुझे इलेक्शन में इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। आईएसआई का हेड दूसरी तरफ, ये जो सुरेंद्र गोपी का डायलॉग बता रहा है काइंड ऑफ सिमिलर टू नायक है, जिसमें अमरीश पुरी बोलता है कुछ लोग मरते हैं तो मरने दो, जलते हैं तो जलने दो। याद आया। तरफ से जवाब देता है, ठीक है सर, 14 फरवरी डन समझे। आप बोलोगे लेकिन ये तो कभी असली में हुआ ही नहीं। तो मैं कहूंगा कि मैंने कब कहा ये असली में हुआ। मैंने तो फिल्म के सीधा शुरू होने से पहले डिस्क्लेमर लगाया था कि ये तो फिक्शनल फिल्म है। लेकिन फिर आप पूछोगे अगर फिक्शनल फिल्म है तो मैंने पुलवामा हमले का असली में जिक्र क्यों किया, असली डेट और असली फुटेज क्यों दिखाई अपनी फिल्म। मैं कहूंगा ये फिल्म असल में फिक्शनल फिल्म है, लेकिन इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स है। तो कुछ चीजें असली हैं, कुछ चीजें फिक्शनल हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। फिल्म के अगले सीन में कट करते हैं और हमें बॉस दिखते हैं एक बड़ा फेमस डायलॉग बोलते हुए। वो कहते हैं कि चिंता मत करो मेरे जासूस, किसी ना किसी दिन एक देशभक्त सरकार आएगी इस देश में, एक ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो सही में लोगों की फिक्र करता हो, तब हम असली भवंडर करेंगे, तब होगी असली रिवेंज। कैसी लगी मेरी इमेजिनरी फिल्म दोस्तों? आप में से कुछ लोग कहोगे ये किस प्रकार का बेहुदा
इमेजिनेशन तो गजब का है इसका। सड़ा हुआ प्रोपेगेंडा है। मैं जवाब में कहूंगा क्यों भाई, यहाँ पे पाकिस्तान की बुराई करी तो तुम्हें प्रोपेगेंडा दिख रहा है इसमें। पक्का तुम पाकिस्तानी समर्थक, आतंकवादी सिंपैथाइजर होगे, तभी तुम्हें मेरी ये भवंडर फिल्म पसंद नहीं आई। अब आप में से जो इंटेलिजेंट लोग होंगे वो कहेंगे कि बात तो यहाँ पर पाकिस्तान की हो ही नहीं रही, प्रॉब्लम तो मुझे इस पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से है। ये एंटी बीजेपी प्रोपेगेंडा जिसमें नरेंद्र मोदी को यहाँ पर गद्दार दिखाने की कोशिश की जा रही है। और मैं कहूंगा एग्जैक्टली धुरंधर फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने कुछ इसी तरीके का झूठा और वाहियात प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करी अपनी फिल्म के जरिए, लेकिन उसका असर कुछ अलग ही हुआ है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। चलिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक अच्छी खबर बताना चाहूंगा। 6 महीने के इंतजार के बाद अब AI मास्टर क्लास की एक लाइव वर्कशॉप है। इसमें मैं लियोनार्डो एक गाने बनवाना, आखिरी बार मैंने मास्टर किया था, एक बहुत ही बिट्टो जितनी है कोड में मिल जाए। महीने के अंदर क्या है सारे क्या था ये? प्रोपेगेंडा के धुरंधर जिसके आगे विवेक अग्निहोत्री बड़ा। अच्छा, ऋतिक रोशन ने कहा कि भले ही फिल्म की पॉलिटिक्स से वो सहमत ना हो, भले ही वो बहस कर सकते हैं फिल्मकारों की जिम्मेवारी को लेकर, लेकिन स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी थी और एक सिनेमा के स्टूडेंट के रूप में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। शानदार। तो बेसिकली उनका मतलब यह है कि भले ही प्रोपेगेंडा है लेकिन फिल्म अच्छी बनाई है। लेकिन मैं यहां पर कहूंगा दोस्तों कि भले ही फिल्म कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन आखिर में है तो प्रोपेगेंडा ही। हिटलर के समय में नाजी प्रोपेगेंडा, इसमें क्या प्रोपेगेंडा था? ये मुझे समझ नहीं आ रहा। जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं, जो पाकिस्तान साइड का जो बंदे ने जो स्पाई कर रहा है वहाँ पे, वो वहाँ की पिक्चर हमें दिखाई गई है कि यहाँ पे जो अटैक हो रहे हो वो लोग वहाँ बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, कैसे उसको प्लानिंग कर रहे हैं, वो फैक्ट्स दिखाए हैं, तो वो प्रोपेगेंडा हो गया। फिल्म मेकर लेनी रिफेनस्टाल ने फिल्में बनाई जैसे कि ट्रायम्फ ऑफ द विल, जिनकी फिल्म की टेक्निक की बहुत तारीफ हुई। ऊपर से हिटलर की विचारधारा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने वाली ये झूठी प्रोपेगेंडा फिल्में अपने समय में बहुत प्रॉफिटेबल भी थी। अपने साल की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट्स भी बनी ये फिल्में जर्मनी में। लेकिन वर्ल्ड फेमस क्रिटिक सुजान सोंटाग ने अपने आर्टिकल में इस बात पर जोर दिया कि प्रोपेगेंडा तभी इफेक्टिव होता है जब उसे अच्छे से पेश किया जाए, और इसलिए अच्छे से बनाया हुआ प्रोपेगेंडा कहीं ज्यादा खतरनाक है। द ताज स्टोरी और बंगाल फाइल्स जैसी फिल्में इतनी खतरनाक साबित नहीं हुई क्योंकि वो बकवास फिल्में थी, लेकिन धुरंधर एक एंगेजिंग फिल्म है। आपको अच्छा, कश्मीर अगर आप फैक्ट्स पे बात करोगे, कुछ फैक्ट्स, पुराने फैक्ट्स उठा के दिखाओगे, उस पर मूवी बनाओगे, तो वो प्रोपेगेंडा में कन्वर्ट हो जाता है। और प्योरली फिक्शन फिल्म बनाओगे तो उसको ये लोग सच मान लेते हैं। खतरनाक साबित नहीं हुई क्योंकि वो बकवास फिल्में थी, लेकिन धुरंधर एक एंगेजिंग फिल्म है। आपको एंगेज रखते हुए ये फिल्म दिखाती है कि हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्रिमिनल्स को हायर करती हैं। क्या कोई भी देशभक्त इंटेलिजेंस ऑफिसर इस बात से सहमत होगा? आदित्य धर अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को फैलाने में इतना मगन हो गया कि उसने वही दिखा दिया जो पाकिस्तान ने भारत पर कई बार इल्जाम लगाया है कि भारत पाकिस्तान में सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए अपने सीक्रेट एजेंट्स को भेजता है। असलियत यह है दोस्तों कि भारत सरकार ने कंसिस्टेंटली ऐसे सभी क्लेम्स को रिफ्यूट किया है। 2012 का यह आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने मना किया कि सुरजीत को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जासूस बनाकर भेजा था। 2016 का यह आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने पाकिस्तान के जासूस वाले दावों को रिजेक्ट किया। लेकिन धुरंधर फिल्म ऐसे ही एक सीक्रेट एजेंट को हीरो की तरह पेश करती है। अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है? आप ये चर्सी है क्या? मतलब इंडिया की बात नहीं कर रहा। अगर कोई भी कंट्री अगर किसी दूसरी कंट्री में अब स्पाई भेज रही है तो वो खुलेआम ढिंडोरे पीट के भेजेगी कि नहीं भाई साहब, मान तुम्हारे यहाँ पे जासूस भेज रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। अब पाकिस्तान से जो यहाँ रोज जो ये स्लीपर सेल जो इतने घूम रहे हैं यहाँ पे इंडिया में, पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ इसमें हमने भेजा हुआ है? पाकिस्तान ने तो वो तक अटैक नहीं, वो तक एक्सेप्ट नहीं किया था जब ये इन्होंने कारगिल किया था। कारगिल में उनके मिलिट्री के जो इतने सोल्जर्स थे जो मारे गए वहाँ पे, जिनकी आईडीज उनकी बॉडी से मिली हैं, और पाकिस्तान ने उनको मना कर दिया था कि नहीं हम तो जानते ही नहीं इनको। ऐसे कौन एक्सेप्ट कर लेता है? अगर भेज भी रहा है तो कौन एक्सेप्ट करेगा खुलेआम?
फिर स्पाई बना के भेजने की ज़रूरत क्या है, गधा। आप शायद कहोगे कि ये फिल्म ही तो है, फिल्म में ये सब दिखाने में प्रॉब्लम क्या है। ऐसे तो वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की भी फिल्में हैं जिनमें दिखाया जाता है कि एक इंडियन एजेंट पाकिस्तान में जाकर काम कर रहा है। ये सब है फिक्शन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बड़ा धुरंधर चढ़ा के फिल्म जो दिखाते बार हैं। बार आपको दिखाती है कि कैसे ये रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है। बार बार अपने ट्रेलर में कहती है बेस्ड ऑन इनक्रेडिबल ट्रू इवेंट्स। 26 नवंबर के असली आतंकी हमले को दिखाया जाता है, असली न्यूज फुटेज के साथ दिखाया जाता है। आतंकी और उनके हैंडलर्स की रियल लाइफ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स तक इस्तेमाल की जाती हैं। इवन पाकिस्तान के शहर लायरी में जो गैंगस्टर्स दिखाए गए हैं, बाबू डकैत, रहमान डकैत, उजैर, इस नाम से रियल लाइफ में गैंगस्टर्स रहे हैं और पुलिस वाला चौधरी असलम भी रियल लाइफ में कैरेक्टर रहा है। तो आपके मोबाइल नंबर में जितने राहु केतु शनि के नंबर होंगे उतना आपको ट्रबल ज्यादा आएगा। यानी कि राहु मतलब 4 शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी। फिल्म ऑडियंस के लिए एक रियल लाइफ सिनेरियो पेश करती है और उसके बीच में अपनी कल्पना से फिक्शन जोड़ देती है, ठीक उसी तरीके से जैसे हमने अपनी इमेजिनरी फिल्म भवंडर में किया। एक्चुअली में रहमान डकैत की मौत 9 अगस्त को ही हुई थी। वो पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम के एक इनकाउंटर ऑपरेशन में मारा गया था, लेकिन फिल्म में ऐड किया गया कि भारत का एक फिक्शनल सीक्रेट एजेंट इसमें शामिल था। दिखाया है कि रहमान डकैत के मरने से पहले वो उसे हॉस्पिटल तक लेकर आया, लेकिन असलियत में ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं है। आप ये 10 अगस्त 2009 की न्यूज देख सकते हो जहां बताया गया है कि उसका इनकाउंटर बिन कासिम इलाके में हुआ। पीपल्स अमन कमेटी के चेयरमैन अब्दुल मजीद सरबाजी ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को ऑटोप्सी रिपोर्ट के बारे में बताया कि रहमान डकैत को 3 फुट की दूरी से गोली मारी गई। फरवरी 2010 का ये डॉन का न्यूज आर्टिकल देखिए। रहमान की पत्नी ने एलेज किया कि ये एक फेक इनकाउंटर था और एसएसपी चौधरी असलम के खिलाफ एफआईआर ऑर्डर की गई। हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम जरदारी साहब से भी तो भैया उनका इनकाउंटर था, वो आपस में कुछ भी करे, इसमें हमारे से क्या लेना देना है। और अगर ये फिक्शनल है या उसमें इसमें मूवी में दिखाया है कि वो उसको लेके गया था, तो थोड़ा बहुत तो सिनेमैटिक दिखाना पड़ता है। अपील करते हैं केस के मुतालिब गौर करे और चौधरी असलम के खिलाफ एक्शन ले। तो अब क्या फैक्ट है और क्या फिक्शन, ऑडियंस ये नहीं जान पाती, और जानना तो छोड़िए, फिल्म में खोए हुए दर्शक इस बात पर गौर भी नहीं करते। इसी कारण से उनके लिए ये सब कुछ एक गॉस्पेल ट्रुथ बन जाता है। आज जो तमाचा है इन लोग के ऊपर, क्योंकि वो हमेशा से सच छुपाते आए। आज जो मूवीज बन रही है, चाहे आर्टिकल 370 बने, चाहे हक बने, और धुरंधर जैसी मूवीज, ये सच है। रियलिटी बेस्ड है, तो एजेंट को वहाँ ताली बजाना तो भेजेंगे नहीं, तो वॉयलेंस ही होगा। कि अगर आप इंडियन हो, मैं तो कहूँगा आप कहीं से भी हो, अगर आपको फैक्ट से प्रॉब्लम है तो आपको इस मूवी से प्रॉब्लम है। अब आप में से कुछ लोग सोचोगे कि कई और ऐसी फिल्में होती हैं जो इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स होती हैं, लेकिन उनमें फिक्शन ऐड किया जाता है, जैसे कि भाग मिल्खा भाग हो गई या दंगल की कहानी हो गई। लेकिन आमतौर पर जब फिल्म मेकर्स ऐसा करते हैं, वो चीज़ों को और सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग बनाने के लिए करते हैं। लेकिन आदित्य थर जब ऐसा करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना झूठा प्रोपेगेंडा बाकी लोग करते हैं, ये करता है फैलाने के लिए करता है। क्योंकि अगर इस सारे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को आप फिल्म से निकाल भी दोगे तो भी उसके सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कोई अगर सवाल करेगा आदित्य धर से इस चीज को लेकर, तो वो कह देगा कि भाई ये तो फिक्शनल फिल्म है। और कोई पूछेगा कि अगर एक फिक्शनल फिल्म है तो इतने सारे रियल लाइफ इवेंट्स क्यों ऐड किए, तो वो कहेगा लेकिन इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स फिल्म है। हो गई आपकी निंजा टेक्निक तैयार, डॉग। तो हर साइड, हर एक इंसिडेंट की, रियल इंसिडेंट की आपको बैक स्टोरी नहीं पता। अगर आपको 10%, 20%, 50% पता है, तो बाकी का 50% आपको इमेजिन करना पड़ता है कि वहाँ पे क्या हो सकता है, ये क्या हुआ होगा। कुछ तो उसमें अगर आप मूवी बना रहे हो तो आपको मसाला डालना है, लेकिन क्या बोले इसके ऊपर, विस्लिंग करने की और प्रोपेगेंडा चलाने की। नैनो चिप वाले नोट की मशीन। साल 2011 का ये न्यूज आर्टिकल देखिए दोस्तों। करेंसी पेपर सप्लाई करने वाली ब्रिटिश कंपनी पर बैन लगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस नमो नारायण मीणा ने राज्यसभा को बताया कि ब्रिटिश कंपनी डेलारू का भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था बैंक नोट का पेपर सप्लाई करने के लिए। अब जुलाई अगस्त 2010 में यह बात नोटिस में आई कि डेलारू द्वारा सप्लाई किया जा रहा पेपर प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक नहीं था। कंपनी ने बाद में इस कमी को स्वीकार किया, जिसके बाद मनमोहन सिंह सरकार द्वारा इस ब्रिटिश कंपनी को सिक्योरिटी क्लियरेंस मना कर दी गई। आगे देखिए आर्टिकल में क्या लिखा है। इन्फोसिस
इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने जो रिसेंटली जाली करेंसी पकड़ी थी उनकी क्वालिटी लीगल करेंसी नोट्स के जैसी थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने सजेस्ट किया कि पाकिस्तान में हाई सिक्योरिटी प्रेस में जाली नोट छापे जाते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था को हिलाने के लिए भारत में स्मगल किए जाते हैं। इस न्यूज आर्टिकल को पढ़कर आपको क्या फीलिंग आ रही है? यही ना कि हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना काम कर रही थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम कर रही थी और उनके इनपुट्स के आधार पर मंत्री एक्शन भी ले रहे थे। लेकिन फिल्म ने इस जाली नोट के रेफरेंस को लेते हुए दिखाया कि कैबिनेट मिनिस्टर ने नोट छापने की मशीन को फॉल्टी बताया और फिर वो मशीन पाकिस्तान पहुंच गई, जबकि इस बात पागल है क्या? मशीन तो ना पहुंची थी, वो तो ये था कि वो जो प्रिंटिंग प्लेट्स या डाइज जो होती हैं वो उन्होंने पाकिस्तान को प्रोवाइड करवाई थी बैकएंड से। बात का रत्ती भर भी कोई सबूत नहीं है, कोई भी ऐसी न्यूज आपको नहीं मिलेगी ऐसा कुछ भी हुआ हो। अगर आप ये कहोगे कि उस समय ये खबर बाहर कैसे आती, लेकिन 2014 के बाद से तो अगर मैं देश से गद्दारी कर रहा हूँ और मैं प्रिंटिंग प्लेट्स या प्रिंटिंग प्रेस बेचूंगा तो मैं ये न्यूज़ में भी आएगा क्या? या चाहूँगा कि न्यूज़ में आ जाए कि देश को पता लग जाए कि नहीं भाई साहब मैं तो बेच दी, पाकिस्तान को दे दी, या उसका सबूत भी कोई वो अरेंज करे पाएगा? वाह यार, क्या चरस आदमी है। मोदी सरकार आ रखी है। अगर उस समय कुछ ऐसा हुआ था तो उस मंत्री को पकड़ो और जेल में डाल दो। 11 सालों से उसका कुछ भी जिक्र क्यों नहीं किया गया? देखो ये बात तो ठीक है, अगर आपको पता है तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, वो तो एग्री करता हूँ, लेकिन ये मूवी में कुछ और है, ये कुछ और बता रहा है। मुझे तो ये डाउट हो रहा है इसने मूवी देखी भी है या जैसे इधर से सुना उधर से सुना, अरे उसमें ये इवेंट था, ये इंसिडेंट था, इसको मैं इस तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ, ये कर रहा है। मतलब अब तो ये लग रहा है कि ये अपना प्रोपेगेंडा कर रहा है और जो मूवी में कुछ कुछ सीन्स इधर उधर से सुने के, यार मेरे फ्रेंड ने बताया उसमें ये सीन था, उसको मैं यहाँ लिंक कर देता हूँ। इसी तरह फिल्म में दिखाया गया कि 26/11 हमले से पहले इंटेलिजेंस इनपुट्स मौजूद थे। ये बात सच है। जैसे कि यूके के एक डिफेंस और सिक्योरिटी थिंक टैंक RUSI का ये नवंबर 2009 का आर्टिकल देखिए। इसमें बताया है कि कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स मौजूद थे लेकिन बहुत स्पेसिफिक नहीं थे। पुलिस और कोस्ट गार्ड उन पर एक्शन नहीं ले सके। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के पास पुरानी बोल्ट राइफल्स थी। जो एलीट NSG है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, वो अटैक के 10 घंटे बाद पहुंच सकी, जिससे लॉजिस्टिक्स की कमी दिखती है। ऊपर से उनके पास नाइट विजन गॉगल्स नहीं थे और एक ऑपरेशन कमांड सेंटर की कमी थी। यानी यहाँ इंटेलिजेंस फेलियर के अलावा स्विफ्ट रिस्पॉन्स और कोऑर्डिनेशन की कमी भी देखी गई। लेकिन क्या हम इन फेलियर्स की वजह से ये अज्यूम कर सकते हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार गद्दार थी और उन्होंने जानबूझकर यह हमला होने दिया? अगर आप ऐसा कहोगे तो अटल, ये देखो ये इंसिडेंट सबने देखा था, टीवी पे बैठ के देखा, इवन इंडिया में तो छोड़ो पूरे वर्ल्ड ने देखा, इवन पाकिस्तान ने भी देखा, हमने मूवी में भी देखा था। वो लोग लाइव कवरेज देख रहे हैं और जो मूवी में दिखा रहे हैं कि यहाँ से उनको इंस्ट्रक्शन जा रहे हैं कि भाई यहाँ से कमांडो आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। तो ये तो पूरी एक्सेस प्रोवाइड करवा रखी थी लाइव टीवी के लिए। वरना इस टाइप के जो इवेंट्स होते हैं ये मीडिया वालों को वैसे ही बैन कर देना चाहिए कि नहीं, आप कवर नहीं कर सकते, वो भी लाइव बेसिस पे। बट इसमें ये भी है कि इन्होंने डिले पूरा किया था जितना कर सकते थे। जैसे वो NSG कमांडो है, वो वेट कर रहे हैं कि कब हमें प्लेन मिलेगा। 8 से 10 घंटे बाद वो पहुंचे हैं। पूरा एक एक्स्ट्रा दिन ऑलमोस्ट उनका लगा है कि वहाँ आने में। वरना आज की डेट में अटैक हो रहे हैं तो ठीक है, उस पर स्विफ्ट रिस्पॉन्स होता है। आज की गवर्नमेंट कम से कम आपको एक्शन दिखता है, उनका एक्शन ही इतना डिले स्टार्ट हुआ था। और हम लोग टीवी पे बैठ के हम लोग देख रहे हैं कि यार, मतलब हम लोग अंदर से वो हो रहे थे कि यार इतना स्लो प्रोसेस क्यों है, फटाफट क्यों एक्शन नहीं ले जा रहा। सामने गोलियां चल रही हैं, बॉम्ब फट रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन हमारे कमांडोज है ही नहीं, क्योंकि उनको भेजा ही नहीं जा रहा, प्लेन अरेंज नहीं हो रहे। तो इन सब में तो फिर खाली वो तो गवर्नमेंट का भी रोल पूरा था
बिहारी वाजपेयी की सरकार और मोदी सरकार भी उस गद्दारी के कटघरे में आ जाएंगी, क्योंकि चाहे IC-814 का कांधार फ्लाइट हाईजैक हो, कारगिल वॉर हो, 2016 का उड़ी टेरर अटैक हो या 2019 का पुलवामा आतंकी हमला हो, इन सब के लिए भी इंटेलिजेंस पहले से ही मौजूद था। मुझ पर यकीन नहीं होता, इन रिपोर्ट्स को देखो। कांधार फ्लाइट हाईजैक को लेकर पहले से इनपुट थे जिन पर काम नहीं हो पाया, और जब प्लेन अमृतसर में रीफ्यूलिंग के लिए उतरा, वहां पर भी थ्रेट को न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सका। इसी हाईजैक के दौरान मसूद अजहर जैसे खतरनाक आतंकी को छोड़ा गया था। बाद में कई आतंकी हमलों में उसकी इन्वॉल्वमेंट देखी गई, जैसे कि 2001 का JNK असेंबली अटैक, 2001 का इंडियन पार्लियामेंट अटैक, 2008 का 26/11 अटैक, 2016 पठानकोट अटैक, 2019 पुलवामा अटैक और अब 2025 में रेड फोर्ट टेरर अटैक। इंडिया टुडे। मुझे इसका कंसेप्ट समझ नहीं आया अभी तक वीडियो का। ये हर तरफ भाग रहा है, इधर से उधर, जहां से इसको जो मिल रहा है ये बोल रहा है। धुरंधर मूवी बनी है, पाकिस्तान की काइंड ऑफ पोल पट्टी भी खुली है उसमें, और उस चीज़ को ये प्रोपोगेंडा बता रहा है कि नहीं ये प्रोपोगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है, या जो भी है। अब ये घूम फिर के आ गया मसूद अजहर पे। अब वो मसूद अजहर कहाँ का है? पाकिस्तान का। ये पूरे वर्ल्ड को पता है वो भी टेररिस्ट है और रहने वाला पाकिस्तान का, उसका ऑपरेशन पूरा पाकिस्तान का है। तो ये अब इसको ये भी तकलीफ है कि ये छोड़ा क्यों गया। अबे तू किसी एक साइड रहना, या तो पाकिस्तान को फेवर कर या फिर इंडिया को फेवर कर, बीच में बैठ कर। के इस न्यूज आर्टिकल को देखिए। उड़ी आर्मी इंस्टॉलेशन के टारगेट होने को लेकर स्पेसिफिक इनपुट्स मौजूद थे। IB ने आर्मी यूनिट्स को अलर्ट भी किया था, लेकिन फिर भी उड़ी टेरर अटैक हो गया। पुलवामा आतंकी हमले को देखिए। फ्रंटलाइन की एक इन्वेस्टिगेशन ने बताया था कि 2-3 नहीं 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स मौजूद थे। कितने? 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स। चाहे इंटेलिजेंस फेलियर हो या इंटेलिजेंस इनपुट होने के बावजूद खराब कोऑर्डिनेशन हो या खराब प्लानिंग की वजह से चूक जाना हो, इन सभी फेलियर्स के लिए सरकार और सिक्योरिटी एजेंसीज को क्वेश्चन किया जाना चाहिए, और ये किसी भी नागरिक का अधिकार ही नहीं बल्कि फर्ज है। ये सवाल लोग बीजेपी सरकार से भी पूछते। दिस आई एग्री कि अगर इंटेलिजेंस फेलियर या गवर्नमेंट फेलियर या उनका लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से अगर कोई अटैक हो रहे हैं, तो उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे इंटेलिजेंस एजेंसीज है, आर्मी है, पुलिस वाले हैं, उनको क्वेश्चंस करना चाहिए। बट होता ये भी है कि अगर आप कहीं पे स्पाई कर रहे हो या आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली है, एक आउटलाइन मिल गई कि यार ये होने वाला है, कब होने वाला है, क्या होने वाला है, ये आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपने अपनी कंट्री में या अपने ऑफिशियल्स को दे दी इन्फॉर्मेशन कि सर ऐसा कोई अटैक हो सकता है, कब होगा अभी इसका आउटलाइन पता नहीं है। तो उस चीज़ में फिर आप कब तक प्रिपेयर करोगे? या तो ये है कि आज आपको इन्फॉर्मेशन आई है, अभी आपको प्रिपेयर करने का मौका ही नहीं मिला और आप कल अटैक हो गया। एक तो ये भी ऑप्शन होते हैं, और ये है कि फिर साल भर तक कोई वो नहीं है, इन्फॉर्मेशन आ गई थी अटैक होने वाला है या हो सकता है, और साल भर बाद जाके अटैक हो जब एजेंसीज को लगता है कि ये पता नहीं फॉल्स अलार्म था या कुछ था। तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं। आप हर चीज़ के लिए भी एजेंसीज के देखो, उनका काम है, उनके पास हज़ारों थ्रेट्स आते हैं। क्या चीज़ एग्जीक्यूट हो गई टाइमली, क्या चीज़ नहीं हो पाई लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से, आप उसको जज नहीं कर सकते। उनका काम मतलब काइंड ऑफ ऐसी हॉट सीट है कि आप उसको हर बार बैठ के जज नहीं कर सकते कि नहीं यार उनकी गलती थी। अरे गलती क्या थी यार, वो दिन रात आपके लिए लगे हुए हैं। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन या इंफॉर्मेशन पास ऑन में इधर उधर हो जाता है, होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि यार इसमें लोगों की जान जाती है, बट स्टिल वो लोग भी इंसान हैं। हैं और पहले कांग्रेस सरकार से भी पूछते थे, हर तरफ आलोचना भी होती थी। लेकिन चाहे कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार, किसी के लिए भी ये कहना कि ये सरकार गद्दार है और जानबूझकर आतंकी हमला होने दे रही है, ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस की जरूरत होती है। अभी हाल ही में हुए रेड फोर्ट टेरर अटैक पर भी ऐसी अफवाहें उठाई जा रही थी कि अगले दिन इलेक्शन थी तो मोदी सरकार ने जानबूझकर करवाया होगा। मैंने अपने वीडियो में खुलकर कहा था कि सरकार को इस तरीके से ब्लेम करना सही। वैसे ये मैंने भी पढ़ा था कि लोग सीधा बोलना शुरू कर देते हैं कि बिहार में इलेक्शन है और मोदी सरकार ने यह होने दिया, करवा दिया। तो इसका लॉजिक सुनो, इलेक्शन बिहार में है, अटैक दिल्ली में करवा रहे हैं, तो उससे इनका क्या फ़ायदा है?
और अटैक करो, या तो अटैक रोक दो ना कि देखो हमने अटैक होने से पहले रोक दिया, मोदी सरकार इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप हमें वोट दो। फिर अटैक करवा क्यों रहे? या तो प्रिवेंट कर लिया हो तो वो प्लस पॉइंट होता है। नेगेटिव पॉइंट के लिए कौन इलेक्शन के लिए यूज करेगा उसको? ही नहीं है। मैं मानता हूं कि इस सरकार ने ऐसे कई काम किए हैं जिससे इन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा अच्छा। सकता, लेकिन इस तरीके से बिना किसी सबूत के इस तरीके से कंक्लूजन पर पहुंच जाना यह भी बहुत गलत है। लेकिन सोचकर देखो, अगर कोई फिल्म डायरेक्टर पूरी की पूरी फिल्म इस चीज पर बना दे, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, और फिर डायलॉग डाला जाए फिल्म में कि यह सरकार देशभक्त नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? आदित्य धर बीजेपी के तलवे चाटने में इतना खो गया कि उसने यही बेवकूफी कर डाली। वैसे शायद इसको बेवकूफी नहीं कहना चाहिए। नाजी प्रोपेगेंडिस्ट लेनी रिफेनस्टाल, जिसका मैंने वीडियो में पहले जिक्र किया था, वो हिटलर के मारे जाने के बाद कुछ ऐसा ही कहती थी कि मैं तो बस एक मासूम सी फिल्म मेकर हूं, मुझे बस अपनी आर्ट से मतलब था, जो चल रहा था मैंने उसे डॉक्यूमेंट कर दिया। Großartige Inszenierung. Wer hat die gemacht? Wer hat das erfunden? Hitler und Speer haben das gemacht. Ganz alleine. Ja, ganz alleine. Ich hatte damit nichts. Ich wusste gar nichts, hatte keine Ahnung davon. Habe das gesehen und habe versucht, das gut aufzunehmen. Aber die Idee, dass ich da mitgewirkt habe, finde ich ja geradezu albern. मोदी के सत्ता से बाहर जाने के बाद देखना आदित्य धर भी ऐसे ही डायलॉग्स। थोड़ा सा जेम्स स्टोन का लॉजिक आ गया वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। लाल किताब कभी जेम्स स्टोन प्रमोट नहीं करता है मारेगा। लेकिन सुजान सोनताग ने अपने आर्टिकल फैसिनेटिंग फैशिज्म में इस झूठ का पर्दाफाश किया था। उन्होंने इसका सबूत दिखाया कि कैसे लेनी हिटलर के तलवे चाटने वाली एक नाजी प्रोपेगेंडिस्ट थी। फिक्शनल फिल्मों में तो प्रोपेगेंडा था ही, लेकिन सुजान ने लेनी की डॉक्यूमेंट्रीज पर भी सवाल उठाया कि किस तरह उसने लो एंगल शॉट्स, मॉन्यूमेंटल फ्रेमिंग, ट्रैकिंग शॉट्स का इस्तेमाल करते हुए नाजी फिगर्स को एक आकर्षक स्पेक्टिकल की तरह पेश किया। अब इस चीज़ का लॉजिक आप समझ रहे हो? अगर कोई फिल्म मेकर है तो उसको, मेरे पास वीडियो कैमरा है, मैं जनरल ऐसे जाके वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, भीड़ का रिकॉर्ड कर लिया, उधर ऊपर मोदी जी खड़े उनका रिकॉर्ड कर लिया और एडिट ऐसे ही डाल दूँ, वो अच्छी लगेगी आपको देखने में। जब तक किसी चीज़ में एक सिनेमेटोग्राफी नहीं है, एक लुक नहीं है, एक प्रेजेंटेशन नहीं है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन नहीं है, कौन देखेगा उसको? तो अब मूवी का मतलब ही वही होता है कि आपको उसको सिनेमैटिक तरीके से प्रेजेंट करना है। खाली वीडियो रिकॉर्ड तो आजकल हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है, ऐसे तो सभी मूवी मेकर बन जाए। Um eine dieser Reden Schiene, eine Rundschiene lege, dann ist die Rede interessanter, als wenn ich sie von einem Standpunkt aufnehme. सच बात ये थी कि उसकी फिल्मिंग टेक्निक उसके प्रोपेगेंडा इंटेंशन के साथ 100% सिंक में थी। इसलिए ऋतिक रोशन जी, इस बात को समझिए कि आदित्य धर के प्रोपेगेंडा और फिल्म टेक्निक को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। आदित्य धर कोई बेवकूफ नहीं है, वो प्रोपेगेंडा का बवंडर चलाने वाला धुरंधर है। खाने वाला। अब सरकार को तो गद्दार डिक्लेयर किया सो किया, लेकिन इंटेलिजेंस ऑफिसर का क्या? फिल्म में दिखाया जाता है कि इंटेलिजेंस ऑफिसर को पता चलता है कि भारत पर अटैक होने वाला है, लेकिन उसने सोचा कि ये सरकार तो गद्दार है, इसलिए छोड़ो, क्या ही कुछ करना, इस इंफॉर्मेशन को बस अपने पास रख लेता हूं। सुशांत सिन्हा जैसे जोकर बता रहे हैं कि इस क्या बोल रही है? ऐसा तो कुछ था ही नहीं यार उसमें। उसको एक वो उसने इंफॉर्मेशन होल्ड नहीं करी थी, उसने सिर्फ ये जो थे सबूत थे कि फेक करेंसी वाला जो नेटवर्क चल रहा था पाकिस्तान में, उसको एक्सपोज करेंगे अभी, क्योंकि उसको ये भी पता था कि कोई ना कोई ब्यूरोक्रेसी से इन्वॉल्व है। तो अगर मैं आज की डेट में ही इसको एक्सपोज कर दूंगा तो वो हमें ही ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, और फिर अगर मेरे हाथ कट गए तो जो मैं इंफॉर्मेशन या जो मेरा स्पाई नेटवर्क वहाँ चल रहा है, मैं उसको ऑपरेट कैसे करूँगा, आगे की इंफॉर्मेशन सब वो होते हैं, प्रूफ्स होते हैं, वो कैसे लेंगे। तो इसीलिए उसने उस चीज़ को होल्ड किया कि जो इन फ्यूचर कभी कोई ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो इस पर एक्शन ले पाएगी, तब इसको यूज़ किया जाएगा, जो ये प्रूफ्स हैं। ये कुछ भी कि पहले मशीन इसने भेज दी, ना मूवी देखी नहीं है, बस वीडियो बना रहा है दूसरे की इंफॉर्मेशन के ऊपर। इंटेलिजेंस ऑफिसर अजय सान्याल का किरदार अजीत डोभाल से प्रेरित है। अजय सान्याल के गेटअप में माधवन के किरदार में लोगों को मौजूदा वक्त में भारत के एनएसए अजीत डोभाल की साफ साफ झलक दिख रही। लेकिन क्या अजीत डोभाल खुद इस बात को लेकर सहमत होंगे कि ऐसा निकम्मा किरदार उनसे प्रेरित है? एक बार दोस्तों अपने दिमाग,
निकम्मा किस एंगल से था यार, मुझे तो यही समझ नहीं आ रही। ये निकम्मा प्रोपेगेंडा खुद चला रहा है यार, हद हो गई इसकी। क्या बोलूं, आदित्य धर से ज़्यादा तो इसने एक्चुअल में इसने बवंडर मचा रखा है, प्रोपेगेंडा का बवंडर। से कांग्रेस बीजेपी निकालकर सोचो, अगर आप इंटेलिजेंस ऑफिसर होते तो क्या ऐसे बिहेव करते? एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपको सरकार के ऊपर डाउट है, तो क्या आप हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाओगे? क्या अपनी तरफ से आप आखिरी कोशिश नहीं करोगे अपने देश को बचाने की? और कुछ और ही नहीं तो कम से कम मीडिया में तो लीक करा ही दोगे। वाह, ये इसका प्लान बहुत अच्छा था कि मीडिया में, जब आपकी गवर्नमेंट ही आपकी सपोर्टिंग में नहीं है, आपको ब्लैक लिस्ट कर सकती है, तो वो मीडिया कंट्रोल नहीं कर सकती अगर आप मीडिया में लीक कर दोगे। और मीडिया में लीक करने से क्या हो जाएगा? ऐसे तो मीडिया में रोज़ ही इंफॉर्मेशन आ रही होती है, रोज़ रात को कई चैनल्स हैं जो पाकिस्तान की न्यूज़ देते हैं, पाकिस्तान में ये चल रहा है, पाकिस्तान में वो चल रहा है। अब पाकिस्तान में अगर फेक करेंसी के नोटों की जो प्रोडक्शन चल रही है और हमारे यहाँ के मीडिया चैनल दिखा रहे, तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? उसका तो नेटवर्क फिर भी चल रहा है। मीडिया में दे दो। जितने ईमानदार ऑफिसर सीधे आपके अंडर आते हैं, आप उनको लेकर कुछ तो करोगे ना। और ये भी नहीं कर पाए तो फ्रस्ट्रेशन में आकर रिजाइन तो कर ही दोगे कम से कम, या फिर 10 साल तक ऐसे ही खाली हाथ बैठे रहोगे और फ्री की सैलरी लेते रहोगे बस। सर ये तो मेरा क्वेश्चन तो यही इससे बनता है। ये कह रहा है कि हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे, कुछ करोगे नहीं, ये नहीं। अब ये यूट्यूबर है, एक अच्छा यूट्यूबर है, बड़ा यूट्यूबर है। अब मैं इसके मुंह पे टेप लगा दूँ, इसके हाथ पैर बांध दूँ, कैमरे के आगे खड़ा कर दूँ, बना वीडियो, बना ले। कितना बना सकता है? बना लेगा। जब तक चीज़ें सपोर्ट पे नहीं होंगी, आप कितना काम कर लोगे, क्या कर लोगे? हाँ ठीक है, आपकी शक्ल दिख रही है, आप वीडियो के सामने खड़े हो, आपका कंटेंट आप प्रेजेंट कर सकते हो। नॉनसेंस। इंटेल मिला है, इस पर तुरंत एक्शन लेना होगा, बट अभी नहीं। ये इंटेल तब काम आएगी जब कल की अवतार जन्म लेगा, जब क्लाउड होंगे और बेनिफिट कर सकेंगे। सर यूपी के लिए भी एक इंटेल है। अभी नहीं, यूपी की इन्फॉर्मेशन को भी संभाल कर रखो। यूपी में एक दिन आएगा जब विन डीजल जैसा दिखने वाला एक सीएम एक दिन आएगा। अभी हमें सैलरी लेनी चाहिए? नहीं, सैलरी लेना नहीं छोड़ना है, क्योंकि शुगर की कैलोरी हलवाई नुमा और ब्यूरोक्रेट की सैलरी बड़ी कसाई नुमा होती है। वैसे सैलरी से याद आया कि फिल्म में जो भारत के सीक्रेट एजेंट पाकिस्तान में काम कर रहे थे, उनकी सैलरी कौन दे रहा था? क्योंकि इनके हिसाब से तो सरकार गद्दार थी, तो वो फिर इस ऑपरेशन धुरंधर को कंटिन्यू क्यों होने दे रही थी? कुछ तो सेंस होना चाहिए था ना यहाँ पर। हर चीज़ का एक अगर इंटेलिजेंस भी है तो उनका भी एक बजट होता है, सबकी एक सैंक्शनिंग लिमिट होती है। अब ये चाहता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर आपका फेवर का नहीं है, पर फिर आपको क्या सैलरी भी नहीं मिलेगी? आपको इंटेलिजेंस में बिठा रखा है, पावर आपको कुछ तो दे रखी होती है ना। आपके पास इतनी पावर है कि आप एक मिशन सैंक्शन करके आप भेज सकते हो। ऑब्वियसली अंडर कवर होते तो आप गवर्नमेंट में भी हर किसी को इन्वॉल्व नहीं करते। जो डिफेंस रिलेटेड लोग होते हैं सिर्फ उन्हीं को इन्वॉल्व किया जाता है। हाँ चलो, प्राइम मिनिस्टर तो ऑब्वियसली इन्वॉल्व है क्योंकि वो हेड है। क्या है यार, सैलरी। कमाल की बात यह है कि कैबिनेट मिनिस्टर सरकार और था, मैं देखा था यार, हर एक बायोलॉजिकल बीइंग एक एंटी नेशनल है। कमाल की बात यह है कि कैबिनेट मिनिस्टर सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसीज पर सवाल उठाने के बाद आदित्य धर ने आपको भी नहीं छोड़ा। फिल्म में एक डायलॉग है जिसमें कहा गया है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन तो हिंदुस्तानी है। ये वही नैरेटिव है जो असल जिंदगी में। तो इसमें वैसे गलत क्या है? हम लोग हैं, मतलब जब टाइम आएगा तो हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, तो काइंड ऑफ ये बात सही भी बैठती है। हम आपस में एक दूसरे के लिए सगे नहीं हैं, सब अलग अलग बटे हुए हैं। में आपने पहले भी सुना होगा, जैसे कि अगर एक राजनीतिक पार्टी को आपने वोट नहीं दिया तो आप गद्दार हो गए। किसी डिफेंस ऑफिसर की वाइफ ने भी अगर ये कह दिया कि देश में एकता जरूरी है और किसी कम्युनिटी के खिलाफ ब्लैंकेट हेट्रेड मत फैलाओ, तो लोग उनको भी गद्दार कहने लगे। आपको केवल इसलिए तो आजकल सोशल मीडिया पे है कि कोई कुछ बोल दे, उसको ट्रोल करने वाले बहुत आ जाते हैं फालतू के लोग।
ये सब तो नॉनसेंस है एक्चुअली। ये आतंकियों से जोड़ा जा सकता है क्योंकि आप एक मुस्लिम परिवार से हैं। जैसे कि एक बीजेपी नेता ने तो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कह दिया था। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी, ये तो गलत है यार। ये तो वही है कि आपका कितना माइंड, कैसा माइंडसेट है और आप कैसे उसको प्रेजेंट कर रहे हो अपनी बात को कि लोगों को बुरी नींद लगनी चाहिए। ये तो अब नॉनसेंस है ये। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि अब ऐसे तो कांग्रेस में भी ऐसे कई लीडर्स हैं जो एक्चुअल में गुड स्पीकर्स हैं बट स्टिल पीछे बैकग्राउंड में पड़े हुए हैं, आगे नहीं आने देते। तो आप हर एक इंडिविजुअल के लिए पूरी पार्टी को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते, लेकिन एक्शन तो उनको लेना चाहिए कि ऐसे लीडर्स के लिए लिया हो नहीं लिया हो अब ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक्चुअल में गलत है। यति नरसिंह आनंद ने हमारे पूर्व राष्ट्रपति, हमारे देश के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी जिहादी कह दिया था। अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति बना, लेकिन वो नंबर 1 का जिहादी था। कुछ दिन पहले ही अजीत, तो कई लोगों के मुंह पे कंट्रोल ही नहीं होता, कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे। डोभाल की एक ये पुरानी सोशल मीडिया पर क्लिप तेजी से वायरल हुई। ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर 11 साल पहले अपलोड हुआ था। 1.5 घंटे के इस वीडियो में जब आप 1 घंटे के आसपास देखते हो तो आपको वहां दिखेगा कि अजीत डोभाल परवेज मुशर्रफ के दिल्ली में हुए एक प्रेस कॉन्क्लेव के बारे में बताते हैं कि कैसे परवेज मुशर्रफ ने इंडिया के एक टॉप मौलाना से पूछा था कि क्या आप खुश हो, तो उन्होंने कहा कि कोई भी भारतीय मुस्लिम किसी भी पाकिस्तानी मुस्लिम से ज्यादा खुश है। आप अपने घर पर ध्यान दीजिए। क्या आप अपने हालात से खुश हैं भारत में? उन्होंने कहा, भारतीय मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों से कहीं ज्यादा खुश हैं। आप अपने घर और अपने देश का ध्यान रखिए। You take care of your house. Don't bother about us. अजीत डोभाल कहते हैं कि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, हमें उनका साथ चाहिए राष्ट्रीय मकसद के लिए, और ऐसे में वो किसी से भी ज्यादा राष्ट्रवादी हैं। वो इतिहास में विलिंग पार्टनर्स रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। 1857 की क्रांति में हिंदू भी लड़े थे और मुस्लिम भी। इसके आगे वो ये भी कहते हैं कि ISI ने भारत में खुफिया कामों के लिए जितने लोगों को भर्ती किया है उसमें मुस्लिमों की तुलना में हिंदू अधिक रहे हैं। The number of persons that ISI has recruited for intelligence task in India, there have been more Hindus than Muslims. अगर 1947 से लेकर अब तक उन मामलों को देखें तो 4000 से ज्यादा मामलों में 20% भी मुस्लिम नहीं होंगे। All these cases which come, more than 4,000 cases, probably not even 20%. अब अजीब बात यह है कि अजीत डोभाल इस वीडियो को डीप फेक कहते हैं। ये वीडियो तब वायरल हुआ था जब रेड फोर्ट टेरर अटैक के बाद कुछ नफरतखोर लोगों ने देश के सभी मुसलमानों पर सवाल उठाना। एक्चुअल में ये वीडियो है इतना, मतलब जिस तरीके से ये प्रेजेंट कर रहा है, यह डीप फेक वाली जो बात बोल रहे हुआ शुरू कर दिया था। अजीब बात देखिए कि जब कोई हिंदू ISI के लिए मुखबिरी करते हुए पकड़ा जाए तो वो बस एक हिंदू ने किया, लेकिन मुंबई से मैनहट्टन तक कहीं भी कुछ हो जाए जिसमें कोई मुस्लिम इन्वॉल्व है तो देश के हर एक मुसलमान की देशभक्ति पर सवाल उठाया जाता है। आज के दिन सभी तो यार इसमें वो कहाँ है? मतलब आप खुद सोचो, नंबर ऑफ मतलब परसेंटेज देखो कि अगर आप टेरर अटैक्स देखोगे, चाहे मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, कहीं पे भी हो रही है आज की डेट में, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो, चाहे यूरोप हो या फिर इंडिया हो, एशियन कंट्रीज़ हो, टेरर अटैक होते हैं तो उसमें इन्वॉल्वमेंट मेजरली किसकी होती है? यही जो इस्लामिक आपके टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ये इराक, ईरान या कहीं से मेनली पाकिस्तान में बैठे हुए इनके लीडर्स हैं, यही सब इन्वॉल्व होते हैं। नफरतखोर प्रोपेगेंडा फिल्में यही कीचड़ फैलाती हैं ताकि इस कीचड़ में कमल खिल पाए। धुरंधर फिल्म में भी बड़े सटल तरीके से ये किया गया है। किसी भी सीन में कोई पाकिस्तानी कहीं पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाता, सब लोग सिर्फ अल्लाहू अकबर बोलते हैं। और जब विलन रहमान डकैत मारा जाता है तो हमें जय हिंद नहीं सुनाई देता, बैकग्राउंड में चलता है अस्तो मा सदगमय। बार बार फिल्म में आदित्य ने ये अस वर्सेस देम का नफरतखोर प्रोपेगेंडा डाला है। फिल्म में वो इंटेलिजेंस ऑफिसर भी कहता है कि वो लोग तो दंगा कर देंगे। यहां साल 2007 में उत्तर प्रदेश की बात हो रही होती है
उत्तर प्रदेश सरकार पर भी तंज कसा जाता है। उस समय पहले मुलायम सिंह यादव और फिर मायावती की सरकार थी। इस चीज को इंग्लिश में डॉग विस्लिंग कहा जाता है। जो सीटी हम कुत्तों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आमतौर पर इंसानों को सुनाई नहीं देती। इसी तरीके से काफी हद तक नफरतखोर प्रोपेगेंडा इस फिल्म में डॉग विस्लिंग की तरह है। आम जनता को शायद उतना समझ नहीं आएगा, लेकिन कम्युनल हेट्रेड फैलाने वाले जो नफरतखोर लोग हैं उन तक ये पॉलिटिकल मैसेज बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। तो अब कम्युनल हेट्रेड फैलाने वाले इसने इस टाइप का क्यों दिखाया? No videos, no website needed. Just a smart data-backed system. ये जो कह रहा है कि कम्युनल हेट्रेड फैलाने वाले जिसने एनिमेशन दिखाया, कार्टून एनिमेशन, तो ये ऐसे भगवा रंग में और मोदी टाइप या साधु टाइप पिक्चर ही क्यों दिखाई है? कम्युनल हेट्रेड खाली एक ही तरफ से फैलाई जाती है, दूसरी तरफ नहीं होता। खुद ही हेट मॉन्गरिंग कर रहा है, खुद ही लगा हुआ है प्रोपेगेंडा फैलाने में, लेकिन गालियां दूसरे को दे दी है। क्या है? गोदी इकोसिस्टम के छुछंदर देश की इमेज पर रायता फैलाते हैं। तो अभी तक आपने देखा दोस्तों कि कैसे आदित्य धर ने दुनिया के सामने डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे देशभक्त को बदनाम किया, इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में नॉनसेंस बातें फैलाई कि वो क्रिमिनल्स को हायर करती हैं और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे रहते हैं। मुस्लिमों के खिलाफ सटल डॉग, ये इसने बात पहले ही बोली थी, क्रिमिनल्स को हायर करती। तो क्या मतलब कोई अगर जेल में है अपने पर्सनल सर्कमस्टेंसेस की वजह से, तो चलो वो क्रिमिनल कैटेगरी में आ गया, और देश के लिए कोई उसका जज्बा कम हो जाएगा क्या? अगर उसको ऑप्शन मिलेगा कि नहीं भाई देश के लिए तुझे ये करना है, और वो देशभक्ति उसके अंदर है और वो करना चाहता है, तो मतलब गवर्नमेंट मना कर देगी या आप लोग मना कर दोगे कि नहीं भाई ये तो क्रिमिनल है, तो ऑलरेडी जेल में है। जेल में है, उसने कुछ पर्सनली कुछ किया होगा, पर्सनल आप 50 रीजंस होते हैं, फैमिली में डिस्प्यूट हो गए, आपस में एक दूसरे को मार दिया, सड़क पर लड़ाई झगड़ा हो गया, क्रिमिनल हो गए, तो ये तो ना कि आप देशभक्त नहीं हो, क्रिमिनल्स को हायर करती है। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है वो क्रिमिनल्स को हायर नहीं करती, वो देशभक्तों को हायर करती है। ये इसको समझ नहीं आ रहा है। विस्लिंग की, हिंदुस्तानियों को देश का दुश्मन बताया, लेकिन फिल्म में सबसे प्रॉब्लमेटिक सीन तो है 26/11 अटैक वाला। 26/11 हमले के बाद पाकिस्तानियों को भारत पर हंसते हुए दिखाया गया है। उन्हें डायलॉग दिया गया कि भारत का रिएक्शन फुस रहा, अमेरिका भारत को गाजर दिखाता रहा। आदित्य धर से मैं पूछना चाहूंगा, पिछले महीने ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 26/11 अटैक के शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। शहीद हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय साळसकर, तुकाराम ओंबले, इनमें से किसी का भी नाम सुना है कभी? नाम तो तूने सुना होगा, लेकिन तेरे जैसा घटिया आदमी प्रोपेगेंडा फैलाने में, खुद के ही देश पर जोक्स मारने में इतना खो गया कि तूने इन शहीदों का कोई भी सीन, कोई फुटेज, कोई खबर, कुछ भी इंक्लूड करना जरूरी नहीं समझा। ये जो थे मैं किस लॉजिक से ये वीडियो बना रहा है मुझे अभी ये समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। उसने 26/11 का इंसिडेंट दिखाया। 26/11 में मल्टीपल लोकेशंस पे अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, हर जगह टेररिस्ट फैले हुए थे। कहीं जगह एक हॉस्पिटल में अटैक हो रहा है तो पुलिस वाले वहाँ भी हैं, बैरिकेडिंग कर रहे हैं। जो पुलिस वालों ने उनको पकड़ा था जिनके पेट में इतनी सारी गोलियाँ लगी थी, जो कसाब को जिंदा पकड़ लिया था। इतने मल्टीपल इवेंट्स चल रहे हैं। अब वो मूवी में अगर दिखाया गया है कि एक कंबाइंड इवेंट के 26/11 का अटैक हो रहा है और पाकिस्तानी एंजॉय कर रहे हैं उसको देख के, और अपनी जो टेररिस्ट है उनको इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं टीवी देख के, तो इसमें इसको तकलीफ हो रही है कि इनका नाम नहीं, अरे पूरे इंडिया को पता यार किसने क्या उनके किया। हाथ में सिर्फ एक लाठी थी दोस्तों, लेकिन किसी डर के बिना वो आगे बढ़ गए। उनको कई गोलियां लगी, लेकिन आगे जाकर अजमल कसाब की बंदूक पकड़ ली। जानते हो क्यों? क्योंकि उनके कोलीग संजय गोविलकर ने कहा था, याला मारू नको, हाँ एविडेंस आहे, यानी इसे मारना मत, ये एविडेंस है। क्योंकि उन्होंने अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा, इसी वजह से पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया जा सका, इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जा सका, भारत का केस मजबूत हुआ। लेकिन आदित्य धर को मजबूत हुआ तो उसका हमने क्या उखाड़ लिया? गवर्नमेंट इतनी ढीली थी कि उन्होंने क्या एक्शन लिया? पाकिस्तान पे अटैक किया, अमेरिका से भीख मांगते रह गए,
इनका अपना कोई स्टैंड नहीं था। ये तो पूरे इंडिया को पता है ये क्यों अलग तरह से पिक्चर घुमा रहा है हमें। लोग वेट करते रह गए। आज की डेट में लोग डिमांड करते हैं कि अरे पाकिस्तान ने जो अभी पीछे अटैक किया था ये इस पे, तो मोदी जी से लोगों का एक्शन शुरू हो गया कि सर अटैक वॉर जोन ये वो पता नहीं क्या क्या शुरू हो गया। और हो भी गया था अटैक 10 दिन 12 दिन में। पुलवामा पे हुआ, उरी के टाइम पे भी हुआ, तो उन्होंने रिस्पांस दिया ना। ये ऐसा ही रिस्पांस 26/11 के टाइम भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं किया। पेपर देते रह गए, प्रूफ देते रह गए, डॉजियर जा रहा है हमारा। अमेरिका ने थोड़ा सा डंडा दे दिया, ये अपना गवर्नमेंट चुप होकर बैठ गई, नहीं भाई साहब हमारे पास सैंक्शंस लग जाएंगे। पाकिस्तानियों के मुंह से अपने ही देश का मजाक उड़वाना है। पहले भी एक वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से गोदी इकोसिस्टम के चुचुंदर भारत की फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल इमेज को डाउन करते रहे। अच्छा, ये तो यार नई चीज़ है। अभी तक तो मैंने मतलब जितना न्यूज़ और मीडिया में देख रहा हूँ, यहाँ से राहुल गांधी जाता है जो हर बार देश के लिए कुछ उल्टा बोल के आता है। वैसे केवल आदित्य धर ही नहीं, बाकी फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स भी तो हैं। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, माधवन, इन लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं। लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों, हमारे देश में ज्यादातर एक्टर्स सभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाते हैं। वो अपने आप को सिर्फ भाड़े के टट्टू की तरह देखते हैं। भाड़े का टट्टू पता है ना दोस्तों, चाहे आप उसके ऊपर बंदूक लाद दो, भट्टे से ईंट डाल दो, शॉल की गठरी बांध दो, भाड़े के टट्टू को कोई मतलब नहीं। उसका काम तो है बस बोझ ढोना, खुद का कोई दिमाग नहीं लगाना। बॉलीवुड एक्टर्स भी यही कहते हैं कि हम तो सिर्फ एक्टर्स हैं, हमें थोड़ी कोई दिमाग लगाना है, हमसे जो करने को कहा जाएगा हम वो करेंगे। इसलिए कभी ये लोग बेटिंग एप्स को प्रमोट करते हैं, कभी पान मसाला को प्रमोट करते हैं, तो कभी नफरतखोर प्रोपेगेंडा फिल्मों का प्रचार करते हैं। ऐसे बहुत कम एक्टर्स हैं हमारे देश में जो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी बता दे। धुरंधर फिल्म में एक और बड़ी प्रॉब्लम है गैंगस्टर्स का डिपिक्शन। रहमान डकैत एक शैतान किस्म का आदमी था। ड्रग्स, बंदूक, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, मर्डर, उसने अपनी मां को भी मार डाला था। उसके एसोसिएट्स ऐसी ऐसी चीजें करते थे जिसे शब्दों में बयां करना भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिल्म में इसका कैरेक्टर एक अलग ही कूल स्वैगर के साथ निकल कर आता है। माथे पर जुल्फे छाई हुई हैं, डायलॉग बाजी करता है और उसका डांस इंस्टाग्राम पर वायरल हो जाता है। किसी शैतान आतंकवादी को इस तरीके से कूल पर्सोना में अगर इंस्टा पे कोई रील ट्रेंड कर गई तो वो भी आदित्य धर की गलती है भाई। स्टाइलाइज करना शोभा देता है क्या? इससे पहले भी मैंने ऐसी फिल्मों को क्रिटिसाइज किया है, जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जैसी फिल्में, जहां पर गैंगस्टर्स को बड़ा कूल दिखाया जाता है, वो गाने गाते हैं, बॉलीवुड फिल्मों में ऑलमोस्ट एक हीरो की तरह दिखाया जाता है उन्हें। आदित्य धर ने यहाँ पर ना सिर्फ रहमान डकैत, वैसे ये तो यार मैं एग्री करता हूँ कि ये ना नेगेटिव कैरेक्टर्स को इतना कुछ ज्यादा ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है बॉलीवुड मूवीज में, को इस तरीके से ग्लोरीफाई किया, बल्कि उसके वायलेंस को भी बहुत कूल तरीके से दिखाया। रंबो हो गाने पर गन फाइट चल रही है, कोई किलिंग सीन बर्फ में है तो कोई लड़ाई जंगल में है। डांस कोरियोग्राफी तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन यहां पर वायलेंस कोरियोग्राफी देखने को मिलती है। अगर आप उन लोगों में से हो जिनको एनिमल और धुरंधर टाइप की हाइपर वायलेंट फिल्में पसंद आती हैं, जरा अपने आप से सवाल पूछकर देखना, आखिर क्यों पसंद आ रही है आपको ये फिल्म? क्या आपके मन के अंदर ये फीलिंग आती है कि किसी इंसान का सर तरबूज की तरह टूटता हुआ मैंने देखा, वाह ये देखकर मुझे मजा आ गया। किसी इंसान को मैंने उबलती हुई कढ़ाई में गिरकर मरते हुए देखा, ओहो क्या मजा आया है देखकर। किसी का सर बंदूक से उड़ा दिया जाता है तो किसी को पेड़ से लटकाकर फांसी चढ़ाई जाती है, अरे क्या स्वाद आता है देखकर। जरा खुद से पूछकर देखो, अगर आप इन चीजों को एंजॉय कर रहे हो तो कितनी पागलपंती वाली चीज है ये। जिन लोगों को इस लेवल का खून खराबा देखना पसंद आता है, असल जिंदगी में बहुत फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं। और एनिमल फिल्म के सक्सेस के बाद आदित्य धर को भी समझ आ गया था कि सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन है, लोगों के अंदर एक ब्लड थर्स्ट है, और इसलिए उन्होंने धुरंधर फिल्म में लोगों की सैडिस्टिक डिलाइट का खूब ख्याल रखा है। हर थोड़ी देर में अलग अलग तरीकों से खून बरसता है स्क्रीन पर। तो बेसिकली देखा जाए तो गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी गैंगस्टर फिल्म ले लो, उसे ये जिस एरिया में बैठ के मतलब मूवी डिपिक्ट की गई है पाकिस्तान टाइप एरिया में, वहाँ पे क्या खून खराबा कम होता है क्या? जो खून खराबा है और उसको अगर प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो सैडिस्टिक हो गया। पाकिस्तान में सेट कर दो, एनिमल फिल्म जितना वायलेंस डाल दो और छिड़क दो उसके ऊपर अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। धुरंधर की स्क्रिप्ट तैयार है। आदित्य धर जैसे लोग फिल्म मेकिंग और आर्ट के नाम पर धब्बा है, क्योंकि आर्ट का काम होता है लोगों को सेंसिटाइज करना।
लेकिन ये अपनी फिल्मों के थ्रू डिसेंसिटाइज करते हैं लोगों को, अपने ही देश का मजाक उड़वाते हैं। अगर आप लोगों को वाकई कोई देशभक्ति वाली फिल्में देखनी है तो बहुत सी अच्छी फिल्में हैं। प्रहार, बॉर्डर, राजी, 1971, सरफरोश, सैम बहादुर, पिप्पा, नीरजा, स्वदेश, चक दे इंडिया। आप बताओ नीचे कमेंट्स में लिखकर दोस्तों आपकी फेवरेट पेट्रियोटिक फिल्म कौन सी है। आखिर में मैं आदित्य धर से कहना चाहूंगा कि अगर तू बाज नहीं आया इस तरीके का झूठा प्रोपेगेंडा अपनी फिल्मों में डालने से, तो तेरी लेगेसी आगे चलकर वही होने वाली है जो हिटलर की फेवरेट फिल्म मेकर लेनी रिफेंस्टाल की थी। बाद में ये बहाने मत देना कि मैं तो बस एक आर्टिस्ट था, अपना काम कर रहा था, जो देश की हालत थी उसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप आजकल बहुत मजाक उड़ाते हो नेहरू का और मनमोहन सिंह का। कभी खुद के अपने भाषणों में, कभी अपने पालतू न्यूज चैनल्स के जरिए, तो कभी इन प्रोपेगेंडा फिल्मों के जरिए। लेकिन आज नेहरू और मनमोहन सिंह अपने आप को डिफेंड करने के लिए जिंदा नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वक्त का पहिया कभी रुकता नहीं है। जो आपने यहाँ पर प्रोपेगेंडा फिल्मों का एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है, आपके सत्ता से बाहर जाने के बाद अगर किसी ने वो बवंडर फिल्म सही में बना दी तो क्या करोगे तब? आपकी बिचारी इमेज का क्या होगा तब? जरा सोचकर देखना इस बारे में। सही बात है। AI मास्टर क्लास को ज्वाइन करने का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो वायलेंस, ये जो नेहरू जी कर रहा है, इसमें आई डोंट नो, बहुत लोग मेरे से एग्री करेंगे कि उनके भी अपनी अपनी कमियां थी। वो ऐसी इंडिया में कई ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो उनकी वजह से स्टार्ट हुई है। पार्टीशन हो गया सबसे पहला, फिर वो चाइना वाला केस हो गया जो देरी ज़मीन जाओ जी, वहाँ तो पत्ता भी नहीं उगता। पूरा वीडियो देख के तो मुझे यही लगा कि साला प्रोपेगेंडा तो ये फैला रहा है। वीडियो इसका मतलब काफ़ी मिक्स चीज़ें हैं। कभी पाकिस्तान को ग्लोरीफाई कर रहा है, कभी उसको डिफेंड कर रहा है, कभी उसके अगेंस्ट बोल रहा है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही ये खड़ा किस तरफ है। ये वही साहब है, मैं तो आपकी तरफ हूँ। चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। होपफुली बाय बाय।